हेलो बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? सभी को मेरी तरफ से नमस्ते भाई, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? जय माता दी। आइए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है कैरियर रियली वे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मुझे यही बता दो कि आप सब लोग हैं कैसे। सब अच्छा चल रहा होगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? आकाश आ चुके हैं, टिंकू कुमार आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं। आकाश आकाश आकाश, तुम दो आकाश हो क्या? हाँ, राहुल आ चुके हैं, मिथिलेश आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, त्रिवेदी करके कुछ आ चुके हैं, निखिल आ चुके हैं, ईशा तिवारी आ चुके हैं। ईशा तिवारी क्या कह रही हैं? क्वेश्चंस थ्योरी एज इट इज क्वेश्चन रखे हुए मिल जाते हैं। मैम आपसे थ्योरी पढ़ो तो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लगाते हैं तो एज इट इज मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया, है ना? थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चंस कोई भी बुक लगाओ, कोई भी टेक्स्ट बुक, कोई भी किसी के भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। मैं बच्चा हमेशा अपनी क्लास में यही बोलती हूँ जब आप थ्योरी पढ़ते हो कि आप लोग एक बार साइंस पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो थ्योरी वाली। उसके बाद इस धरती की कोई भी साइंस की किताब उठा लो आप। मैं ही नहीं कहती आप मेरी किताब लो, नहीं बेटा, कोई भी किताब लो आप, कोई भी टेक्स्ट बुक फेस्ट बुक कुछ भी, आप कहीं से भी टेस्ट लगा लो, आप लोग नहीं अटकने वाले हो। करें फिर स्टार्ट। मैम कल क्लास क्यों नहीं हो पाई थी? कल बच्चा मैं घूमने गई हुई थी, है ना, इसलिए मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी कि टेक्निकल एरर था, फलाना था, ढिनका था, है ना, नहीं, बिल्कुल मैं घूमने गई हुई थी, इसलिए मैं आउट ऑफ स्टेशन थी तो क्लास नहीं हो पाई थी। मध्य प्रदेश में खजुराहो है, अगर आपने सुना हो तो, बहुत ही सुंदर है। आप जानते हैं ना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अब बहुत ज्यादा टूरिज्म को सपोर्ट कर रही है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश इतना सुंदर है। मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोगों को जब टाइम मिलता है ना तो लोग भाग जाते हैं पहाड़ों पे, है ना, वहां पे इतना क्राउड रहता है। शिमला मनाली के जाम में 4-4 घंटे फंसे हुए हैं लोग, भाग जाते हैं विदेश, मालदीव चले जाते हैं लोग, थाईलैंड चले जाते हैं, फुकेत चले जाते हैं, है ना। लेकिन आप लोग ये भूल जाते हो कि हमारा भारत देश जो है ना वो सबसे सुंदर देश है। मैं सच बता रही हूँ, मैंने कम से कम 4-5 कंट्री भी घूम रखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो सुकून मिलता है ना वो भारत देश में मिलता है। और भारत में भी इतना सुंदर सुंदर, मैं मध्य प्रदेश में पहली बार खजुराहो और पन्ना टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे लगभग 22 टाइगर रिजर्व है ना, 22 है पन्ना टाइगर रिजर्व में मैं गई। इतना सुंदर मध्य प्रदेश ना। तो हालांकि मैं गई थी एमपी गवर्नमेंट टूरिज्म की साइड से ही, है ना, क्योंकि वो लोग अभी एमपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत ज्यादा टूरिज्म को सपोर्ट कर रही है, तो मेरे पास भी एक ऑफर आया था तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं जाऊँ, है ना। इतना सुंदर लगा ना मुझे। आप लोग भी जो लोग मध्य प्रदेश से होंगे, बच्चों आप लोग ना अपने जिस स्टेट से हो ना, मतलब इतना सुंदर स्टेट है। लोग अक्सर समझते हैं मध्य प्रदेश का नाम सुनते ही कि वहां पर, वहां के लोग तो बहुत सीधे हैं, वहां पे तो अर्निंग सोर्स नहीं है, खेती नहीं होती है, बहुत ऐसे लोग रहते हैं, है ना, बहुत गरीब स्टेट है, गरीब बना रखा है, एक्चुअल में है नहीं। इतना सुंदर है ना खजुराहो वगैरह। तो वहां गई हुई थी मैं, इसलिए मैं नहीं आ पाई थी, है ना, क्लास नहीं ले पाई थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब अपनी आज से क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम बच्चा इस सीरीज में प्रैक्टिस कर रहे थे चैप्टर वाइज। बहुत सारे चैप्टर्स की मैंने प्रैक्टिस करवा दी। आज जो चैप्टर है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम ऐसी ग्लैंड्स, ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो ग्रंथियां हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। जैसे हार्मोन नाम आप सुनते हो तो आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स आने चाहिए। ये हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं हमारे बॉडी में। और ये हार्मोन्स कहाँ पे मिक्स होते हैं? हमारे खून में ही। जब कभी भी आपको हार्मोन का कोई टेस्ट करवाना होता है, जैसे थायराइड हार्मोन होता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आप क्या निकालता है? ब्लड ही निकालता है, खून ही निकालता है, क्योंकि हार्मोन्स कहाँ पे? खून में ही मिक्स होते हैं। हर एक हार्मोन अपना अलग तरीके से काम करने का तरीका होता है उस हार्मोन का, और वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की और कल की क्लास में, दोनों क्लासेस में हम एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जो लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हो ना आप थ्योरी में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी लैंग्वेज आपको टफ लग सकती है, लेकिन आप टफ लैंग्वेज समझ के उसको छोड़ना नहीं है, आपको थोड़ा सा उसको आसान बनाना है और अच्छे से पढ़ना है। आ जाइए जरा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए जरा, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? एंजाइम्स और हार्मोन्स के बीच में एक क्या है? समानता है। दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी है?
एंजाइम्स और हार्मोन्स दो शब्द आप देखते हो। जब एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स हमारे बॉडी के बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं जैव उत्प्रेरक। ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को स्पीड देने का काम करते हैं। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ते हैं। हार्मोन्स की जब बात करते हैं तो हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के क्या कहलाते हैं? केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, है ना? क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। हर एक हार्मोन अलग तरीके से काम करता है, उसका टारगेट पार्ट अलग होता है। अब जरा देखते हैं दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। दे आर प्रोटीन्स। हार्मोन्स और एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपने ये सुना होगा ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा ऑलमोस्ट ऑल हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। नहीं, हार्मोन्स जो होते हैं वो आयोडीन से बनते हैं, वो अमीनो एसिड से बनते हैं, वो फैट से बनते हैं, वो प्रोटीन से भी बन सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों प्रोटीन से बने हुए थे। नो, गलत है पॉइंट। नेक्स्ट है एक्ट एज दे आर एक्ट एट ए वाइड रेंज ऑफ पीएच। कह रहे हैं कि पीएच की अधिक परास पर कार्य करते हैं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हार्मोन्स और एंजाइम्स जो होते हैं वो पीएच ज्यादा बढ़ने पे काम करते हैं। बिल्कुल गलत है ना? दे आर यूज्ड इन माइन्यूट अमाउंट। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि हार्मोन और आपके एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ग्राम में या किलोग्राम में निकलते हो, लीटर्स में निकलते हो। नहीं, ये माइन्यूट अमाउंट में निकलते हैं, ये ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं। पॉइंट नंबर 3 आपका सही है। दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। क्या आप किसी एंजाइम को बार बार यूज कर सकते हो, या किसी हार्मोन को आपने लैब में निकाल दिया, उसको एक बार यूज करने के बाद बार बार कर सकते हो? नहीं बेटा, है ना? तो यहां पे हाँ, ये शब्द एंजाइम के लिए तो फिर भी काम में ले सकते थे ये वाला लाइन, लेकिन हार्मोन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि जो हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं वो ट्रेस अमाउंट में जरूरत होती है हमारे बॉडी को। बिल्कुल सही बात है। अब जरा मेरी पॉइंट को ध्यान से सुनिए। क्या कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन जो काम आते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम में काम आते हैं। हम ग्लैंड्स में, यहाँ पर हम बहुत सारी ग्रंथियां पढ़ते हैं। जब एंजाइम्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम एंजाइम्स कहाँ पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस प्रकार की ग्रंथियां डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं। तो एंजाइम्स बनाने वाली और एंजाइम बनाने वाली कौन सी होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथियां हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन करवाने वाले तंत्र में काम में आती है। चलो, हाँ नमस्ते भाई, इतना लेट क्यों आते हो तुम लोग क्लास में और उसके बाद आके सोचते हो नमस्ते कर ले मैम से। चलो आओ, अगला क्वेश्चन क्या है? टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि ब्राइटनेस थोड़ा लो कर दिया जाए। चलो, टेक्निकल टीम क्या, मुझे भी करना आता है। इतना क्लास 8 साल से पढ़ा के ना, अब तो मैं कैमरा, है ना, माइक सब कुछ ठीक कर लेती हूँ, है ना? 8 साल से पढ़ा के ऐसे थोड़ी ना। चलो आओ, एसीटीएच हार्मोन का फंक्शन पूछा है। सबसे पहले व्हाट इज एसीटीएच? एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एसीटीएच का फुल फॉर्म होता है एड्रीनो। आप देखो, हार्मोन का नाम इंग्लिश और हिंदी में सेम होता है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये मत सोचना कि मैं अलग से हिंदी में लिखूंगी, फिर बेटा इससे टाइम वेस्ट होएगा, है ना? एड्रीनो कोर्टिको ट्रोपिन हार्मोन, ये किसका फुल फॉर्म होता है बेटा? ये होता है एसीटीएच का, हार्मोन का। एसीटीएच हार्मोन कौन निकालती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो फेमस है किस नाम से? पीयूष ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप क्या कहते हो? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको मास्टर, जिनको कमांड भेजती है। तो बच्चों, एसीटीएच हार्मोन निकलता पिट्यूटरी से है, लेकिन ये हार्मोन निकल के जाता किसके पास है? इसके नाम से ही क्लियर है, देखो ना, एड्रीनोकोर्टिको, एड्रीनल ग्लैंड के पास जाता है। ये किसके पास जाता है? एड्रीनल ग्लैंड के पास जाता है। अब बच्चों, एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं। जो बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, उसको हिंदी में वल्कुट हिस्सा कहते हैं, और अंदर वाले हिस्से को मेडुला, पिंड भाग कहते हैं। तो अब ये बताओ, अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि एसीटीएच हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के पास गया, लेकिन उसके कौन से हिस्से के पास गया? तो इसके फुल फॉर्म में देखो, कोर्टिको, कोर्टिको शब्द आ रहा है, तो ये किस हिस्से के पास? कोर्टेक्स वाले हिस्से के पास जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले, एसीटीएच हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है ना? तो कौन? एसीटीएच हार्मोन पिट्यूटरी बनाती है, पीयूष बनाती है। पिट्यूटरी के अग्रभाग से, आगे वाली पालिका से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। लेकिन बच्चों, ये एसीटीएच हार्मोन जाता है किसके पास?
एड्रिनल ग्लैंड के पास। अब एड्रिनल ग्लैंड को हम हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि वृक्क के ऊपर होती है, किडनीज के ऊपर होती है। अब ये एड्रिनल ग्लैंड के कौन से हिस्से के पास जाता है? तो आउटर हिस्से के पास। देखो इस हार्मोन के ना नाम में ही इसका आंसर छुपा था। अब आपको अगर नाम की फुल फॉर्म नहीं आ रही थी तो आपको नहीं होना चाहिए था, है ना, आंसर सही नहीं आता। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन ग्रंथि से संबंधित कार्य नहीं करता है? अब मुझे पता है कुछ बच्चों को तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो वो बच्चा तुरंत आंसर सही कर देगा। एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चंस को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? Which of the following pituitary hormones does not have a target gland to act upon? देखो मैंने कहा मास्टर ग्लैंड है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, मेरी तरफ देखो, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? मास्टर ग्लैंड होती है ना। ये क्या करती है? ये 7 एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। अब बच्चा कैसे करती है? तो ये हार्मोन्स की हेल्प से करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों को 7 ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब ये किसकी सहायता से करती है? हार्मोन्स की सहायता से। तो पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालेगी जो थायराइड के पास जाएगा, थायराइड को बोलेगा अपने हार्मोन रिलीज करो या अपना काम करो। पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालेगा जो एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा। एक हार्मोन है जो गोनैड्स, जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है उनके पास जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा इनमें से हार्मोन है जो ऐसा कुछ काम नहीं करता है? ठीक है, देखो कौन कौन सा, बहुत ध्यान से समझना। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन अभी पढ़ाया, ACTH हार्मोन है और ये तो एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है, उससे काम करवाता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, GH हार्मोन, ये भी गोनेड्स के पास जाता है। गोनेड्स का मतलब होता है बच्चा, आप बताओगे, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जनन ग्रंथियां, वो ग्रंथियां जो जनन में सहायक होती हैं, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये भी दूसरी ग्रंथि के पास जाके काम कर रहा है, ये भी दूसरी ग्रंथि के लिए काम कर रहा है। थायरोट्रोपिन हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि के पास जाता है और थायराइड को बोलता है अपना काम करो भाई ढंग से। तो देखो ना, पिट्यूटरी ने थायराइड ग्लैंड को कमांड भेजी है, पिट्यूटरी ने गोनेड्स जनन ग्रंथियों के पास कमांड भेजी है, पिट्यूटरी ने ACTH की हेल्प से एड्रिनल ग्लैंड को कमांड भेजी है। लेकिन बच्चों जो ऑप्शन नंबर बी में है, जिसको सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, इसी हार्मोन का दूसरा नाम होता है GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, हमारे शरीर में सेल्स टिश्यूज की ग्रोथ करवाने का काम करता है। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन पिट्यूटरी खुद निकालती है और खुद के लिए काम करवाती है। यही क्वेश्चन ने पूछा आपसे। अरे क्वेश्चन ने क्या पूछा कि पिट्यूटरी से निकलने वाला कौन सा हार्मोन है जो किसी दूसरी ग्रंथि के पास जाके काम नहीं कर रहा, खुद पिट्यूटरी के लिए काम कर रहा है, दैट इज सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, और इसी का दूसरा नाम होता है GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। यह हार्मोन हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ करवाने का काम करता है, हमारी सेल्स, हमारे टिश्यूज की, हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाने का काम करता है। आप जब पैदा हुए थे आपके इतने से हाथ थे, आप देखो कितने बड़े हाथ हैं, किसकी वजह से? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये वही हार्मोन है जो आपको हाइट देता है, आपकी लंबाई के लिए यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज समझ में आ जाएगी ना तो 1 सेकंड में आंसर कर देते। तो बाकी के 3 हार्मोन पिट्यूटरी से ही निकल रहे हैं, ये चारों हार्मोन पिट्यूटरी से निकलते हैं, लेकिन 3 जो हैं वो किसी दूसरी ग्रंथि के लिए निकालती है पिट्यूटरी। लेकिन सोमैटोट्रोपिन GH हार्मोन होते हैं जो खुद के लिए रिलीज करती है। तो यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता। आज भले ही क्वेश्चंस कम हो आज की क्लास में, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करवा के जाऊंगी, है ना, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग अक्सर छोड़ देते हो और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्रोमेगाली इज द डिजीज कॉज्ड बाय। एक्रोमेगाली, जिसको हिंदी में कहते हैं अतिकायता। बच्चा एक्रोमेगाली होता क्या है? ये एक्रोमेगाली है ना, ये अडल्ट एज में होता है ना, और ऐसे ही एक चाइल्ड में भी हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन निकालती है? GH हार्मोन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जिसको हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं, और यही हमारी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है। अब बच्चों होता क्या है, जब ये हार्मोन बहुत ज्यादा निकल जाए,
इस हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए या हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकल जाए, तो अगर छोटे बच्चे में ज्यादा मात्रा में निकल गया तो इसी हार्मोन की वजह से एक और डिसऑर्डर बन जाता है जिसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म का मतलब होता है भीमकाय, शरीर जो है उसकी एक्सेस ग्रोथ हो जाएगी। भाई ज्यादा निकला ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन अगर हार्मोन अडल्ट स्टेज में निकल गया तो एक्रोमेगाली रोग कर देता है, एक्रोमेगाली डिजीज कर देता है। एक्रोमेगाली में क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। हाथ है तो लंबे लंबे हाथ हो जाएंगे, आपने देखा ना कुछ लोगों के इतने लंबे लंबे हाथ होते हैं ना, इतने लंबे लंबे हाथ होते हैं। अगर टांगे होंगी, टांगों में ज्यादा निकल गया तो हाइट जो है उसकी वैसे ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब कुछ लोगों के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक कान बड़ा होता है एक कान छोटा होता है ना। तो एक्रोमेगाली क्या होता है, एक्रोमेगाली का मतलब होता है बच्चा कि अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में निकल जाए तो पर्टिकुलर किसी एक अंग की, किसी हिस्से की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है बच्चा। जबकि जाइजेंटिज्म का अंदर मतलब होता है ओवरऑल पूरे बॉडी की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। तो जाइजेंटिज्म हम जनरली बच्चों वाली स्टेज में कहते हैं, और अडल्ट एज में अगर किसी भी ऑर्गन की एक्सेस ग्रोथ हो जाए, कोई अंग आकार में बड़ा हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगाली कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब क्या हो गया, आप बताओ। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलने से होता है, तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल गया कौन सी स्टेज में, अडल्ट स्टेज में। तो क्या लिखा हुआ है, ओवर सिक्रेशन। ओवर का मतलब क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन हो गया किसका, ग्रोथ हार्मोन का। जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में निकल जाते हैं और किसमें, किसी अडल्ट पर्सन में, तो उसके पर्टिकुलर किसी एक अंग की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, उसी को एक्रोमेगाली कहा जाता है, एक्रोमेगाली कहा जाता है। ये लो आपका क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्मोन प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड बाय, प्रोलैक्टिन को कभी कभी ना ऐसे लिखा हुआ आता है पीएच हार्मोन। ठीक है, पीएच हार्मोन क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है बच्चों। प्रोलैक्टिन, फिर से बोलो, लैक्टीन शब्द, लैक्टोज शब्द जब भी देखते हैं, है ना, जब भी देखते हैं उसका मतलब होता है क्या, मिल्क। ये दूध बनाने वाला हार्मोन होता है। ये क्या, ये दूध बनाने में सहायक होता है, मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है बच्चा। अब दूध कहां से बनता है, तो जो मादाएं होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनकी मैमरी ग्लैंड से दूध बनता है। तो मैमरी ग्लैंड, जिनको हम दूध बनाने वाली ग्रंथियां कहते हैं, उसके अंदर दूध बनाने का काम करता है, मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है बच्चा। दूध बनाने में सहायक है, दूध को बाहर निकालने में सहायक नहीं है। दूध को बाहर निकालने का योगदान ऑक्सीटोसिन का होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ग्रंथि है, जो ग्रंथि क्या करता है, जो ग्रंथि ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जो मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है। तो दूध बनाने में सहायक कौन सा हार्मोन होता है, तो आप क्या बताओगे बच्चा, वो पीएच हार्मोन होता है, और वो पिट्यूटरी से निकलता है। पिट्यूटरी के दो हिस्से होते हैं, मटर का दाना होता है ना, मटर का दाने को ऐसे तोड़ो, दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो एक आगे वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा। जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिका, और जो पीछे वाला होता है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये कौन सी, तो आगे वाले हिस्से से निकलता है पिट्यूटरी के। ये लो, ये लो, ठीक है। कोई बताओ मैम की क्लास रिकॉर्ड क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है। वीओडी बैच भी है कैरियरविल की एप्लीकेशन पे। कौन कह रहा है कि मैम का रिकॉर्ड क्लास नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाके आप देखिए। चलो आया समझ में। मुझे पता है आज की क्लास बहुत सारे बच्चों के सर के ऊपर से जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ता ही नहीं है। नहीं पढ़ता है तो फिर वो, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं पढ़ने वाले बच्चे और जो सीरियस हैं, जो ये सोचते हैं कि भैया एक क्वेश्चन भी आ गया तो मैं उसको नहीं स्किप कर सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब है अब हजारों बच्चों में बहुत ज्यादा पीछे हो जाना। उन बच्चों के लिए मैं चैप्टर और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ बच्चा। ओके चलो, तो पीएच हार्मोन दूध बनाने में सहायक होता है। पहला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि बनाता है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के किस हिस्से से, आगे वाले हिस्से से। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस उसको सिक्रीट करता है
और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि होता है उसके अंदर जाके स्टोर होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अरे बच्चों क्या पूछ रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन स्टोर रहते हैं? और याद रखिएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सिर्फ 2 ही हार्मोन स्टोर रहते हैं, दैट इज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। अब कुछ भाई बंधु होंगे जल्दबाजी दिखाएंगे और वो एसीटीएच कराएंगे। अरे गलत है बच्चा। एडीएच हार्मोन जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, हिंदी में सेम नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और दूसरा हार्मोन कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन पिट्यूटरी के पीछे वाले हिस्से से रिलीज होते हैं। ये पिट्यूटरी का फर्स्ट भाग रिलीज करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एसीटीएच मत कर देना। एसीटीएच होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से, अग्र हिस्से से, अग्र वाले भाग से रिलीज होता है बच्चा। ठीक है, एसीटीएच, टीएसएच, एलएच, एफएसएच, है ना, एमएसएच, ये एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। तो पिट्यूटरी के पीछे वाले हिस्से से कौन कौन से आप बताओगे बच्चा? 2 हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मैम दोनों क्या काम करते हैं? आगे क्वेश्चंस डाले हैं ना, दोनों के फंक्शंस पढ़ाएंगे आपको। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम सर के ऊपर से ही जा रहा है, उड़ रहा है एकदम। आध्या शर्मा कह रही है, आध्या बेटा आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है इसलिए आपके सर के ऊपर से जा रहा है। आप किसी दिन टाइम मिले तो कम से कम 5 से 6 घंटे निकालिएगा और मेरा थ्योरी में ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए जरा क्या नेक्स्ट आपको मिलान करना है। इधर हार्मोन्स दिए हैं, इधर हार्मोन्स के काम दिए हैं बच्चा। तो कौन सा हार्मोन क्या काम करता है? चलो एक एक करके स्टार्ट करें। कहां से? जो आसान लगता है वहीं से मिलाना शुरू कर दो। एडीएच हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, क्या करता है? आपके यूरिन में, पेशाब में जो पानी होता है ना, उस पानी की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो गई, सुन लो, एडीएच जिसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ये क्या करता है? यूरिन में, मूत्र में पानी की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। अब अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होगा? यूरिन में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और पानी ज्यादा होना यानी बार बार आपको पेशाब आना। और क्या होता है? उसी पेशाब के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है और ये ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज और पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? उसी पेशाब में जब बाहर जाता है तो उसमें ग्लूकोज बाहर चला जाता है। इस स्टेज को डायबिटीज कहते हैं, लेकिन डायबिटीज कौन सा? डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको हिंदी में मूत्र में है कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये किस हार्मोन की वजह से? एडीएच हार्मोन की वजह से। जो देखो डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं। डायबिटीज एक होता है मेलाइटस जिसको हम क्या कहते हैं? मधुमेह है। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस जिसको मूत्र में है कहते हैं। जो एडीएच हार्मोन होता है उसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, तो इसको आपने इससे मिला दिया, पहले को चौथे से मिला दिया। क्वेश्चंस बहुत शानदार है इसकी क्लास के। दूसरा है एसीटीएच हार्मोन। अभी तो पढ़ा है मैंने, एसीटीएच किसके लिए काम करता है? एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड के लिए काम करता है। और एड्रिनल ग्लैंड के कौन से हिस्से से? बाहर वाले, जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और कॉर्टेक्स से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये इसके लिए काम करता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स, एक सेकेंड। अब अच्छा, एसीटीएच को आप किससे मिलाओगे बच्चा? एसीटीएच को आप, अच्छा चलो आपको कंफ्यूजन होगा तो पहले आप इंसुलिन को मिला लो। इंसुलिन को किससे मिलाओगे? इंसुलिन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। इंसुलिन की कमी, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा, उसको डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। अब क्या होता है बच्चा? एड्रिनल हार्मोन जो होता है, उस हार्मोन के अधिक श्रावण से एड्रिनल हार्मोन तभी निकलता है जब आपके बॉडी में कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। आपको डर लग रहा है, डर लगता है तो आपका बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई कैसे होता है? जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उसको सिकुड़ के बीपी हाई हो जाता है। तो ब्लड वेसल्स का जो सिकुड़ना होता है उसी को वाहिका संकीर्ण कहते हैं। तो ये इससे मिलेगा। तो बचा किससे? एल्डोस्टेरोन, इससे मिलवा दिया आपने, इससे पिट्यूटरी से आपने मिलवा दिया, हो गया। तो यहां पर क्या होगा?
ए का 4 था, हाँ जी, बी का 1 था, बी का 1, हाँ, एसीटीएच पिट्यूटरी से निकलता ना, अभी तो बताया मैंने, एसीटीएच पिट्यूटरी से निकलता, और सी का 2, सी को आपने 2 से मिला दिया। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या आप जानते हो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, तो जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स होते हैं वो एक टाइप के क्या होते हैं, एल्डोस्टेरोन होते हैं, और इंसुलिन हार्मोन इससे मिला दिया और ये इससे मिला दिया, तो ये किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में ना, E5, हाँ ये वाला सी ऑप्शन, ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन, अल्कोहल इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ, अगर ज्यादा शराब पी लेते हैं तो किस हार्मोन का श्रावण कम हो जाता है। आपने देखा है जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं वो बाहर, अगर बाहर होते खुले में होते हैं ना, देसी पौवा पी के आपने देखा होगा रोड पे गिरे हुए होते हैं कुछ लोग, बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, पब्लिक में ही क्या टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, है ना, यूरिन वगैरह कर देते हैं, ऐसा क्यों। या जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो बार बार बाथरूम जाते हैं, ऐसा क्यों। कभी सोचा है कि जो शराब होती है ना, शराब जो है वो इनहिबिट कर देती है, इनहिबिट का मतलब बंद कर देती है किस हार्मोन के सिक्रेशन को, किस हार्मोन के सिक्रेशन को, एडीएच हार्मोन के सिक्रेशन को। और अभी मैंने बताया एडीएच हार्मोन को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, यूरिन में जो पानी है उसकी मात्रा को बैलेंस करता है। तो आपने ज्यादा शराब पी ली, ज्यादा अल्कोहल ले लिया, एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया, तो क्या अब आपके यूरिन के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा, या यूरिन जो है उसका सिक्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसी यूरिन में अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा तो बच्चा वो ग्लूकोज भी क्या इस पेशाब से बाहर निकल जाएगा, इस पेशाब से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज इंसिपिडस होता है ना, वो लोग अगर खुले में पेशाब करते हैं तो उनके पेशाब के ऊपर चींटी लग जाती है। कभी सुना है आपने ऐसा, क्यों लग जाती है चींटी, क्योंकि बच्चा उनका पेशाब के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है और वो ग्लूकोज चाटने के लिए चींटियां रहती हैं वहां पे। तो जो अल्कोहल होती है उसके ज्यादा कंजप्शन से एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से यूरिन में पानी की मात्रा जो है वो बैलेंस नहीं हो पाती है और बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। इसीलिए जो रोड पे लोग गिरे हुए होते हैं ना बहुत ज्यादा शराब पी के, तो आप कभी देखोगे तो उनके पैंट में क्या कांड हो चुका होता है ना। आपने देखा होगा भारत देश में रहते हैं, ऐसी सिचुएशन हर एक गली में देखने को मिलती है। कभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाओ 7-8 तो ऐसे पड़े हुए मिल जाएंगे आपको, है ना। बाकी आप अपने आसपास गली में भी देखते होंगे। बाकी आप ये भी देखते होंगे जो लोग अल्कोहल ज्यादा ले लेते हैं वो लोग बार बार क्या जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, क्योंकि उनको यूरिनेशन ज्यादा आता है बच्चा। तो शायद आपको आज पता लग गया होगा कि जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं उनको बार बार वॉशरूम क्यों जाना पड़ता है ना, क्योंकि उनकी जो यूरिन होता है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, उसके अंदर पानी की मात्रा इंबैलेंस हो जाती है। बहुत ज्यादा पानी मतलब बहुत ज्यादा यूरिन, और बहुत ज्यादा यूरिन, अगर उस इंसान को डायबिटीज था तो उसके यूरिन में ग्लूकोज भी बाहर ज्यादा निकलेगा, और उसकी जो अगर खुले में उसने पेशाब कर दिया तो उसके पेशाब के ऊपर चींटियां भी लग जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एडीएच, एडीएच आंसर होगा। तो ज्यादा शराब सेवन करने से क्या होता है बच्चा, एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, राजेश कुमार चौधरी कह रहे हैं। थैंक यू राजेश कुमार, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो। चलिए आगे पढ़े। हाँ चलो, सेरिबेलम काम नहीं करता है ज्यादा अल्कोहल पीने से, वो भी आपने बिल्कुल सही बोला है। आफ्टर कंजप्शन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल इफेक्ट्स ऑन सेरिबेलम, बिल्कुल सही बात बोला है। लेकिन हम यहाँ पे हार्मोन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात समझा रहे हैं आपको। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, abnormal rise in oxytocin level in a pregnant female many causes, may causes। अगर कोई गर्भवती महिला है जो मां बनने वाली है, अगर उसके अंदर ऑक्सीटोसिन नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाए तो उसके अंदर किस चीज का डर बढ़ जाता है, क्या हो जाता है बच्चा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, पहले सुनो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या क्या काम करता है। एक तो ये प्रसव पीड़ा को कम करता है बच्चा। प्रसव पीड़ा क्या होती है, जब भी कोई महिला बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उस समय उसको जो दर्द होता है, जो पेन होता है, उसको लेबर पेन या प्रसव पीड़ा कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में लेबर रूम बने हुए होते हैं ना। ठीक है, और बच्चों उस समय क्या करता है, ये किसी भी महिला के अंदर ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो गर्भवती होती है, वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उसके अंदर
अब ये एक काम करता है प्रसव पीड़ा को कम करने का। दूसरा क्या काम करते हैं, अब जैसे ही वो महिला बच्चे को जन्म दे देगी तो वो क्या करेगी, वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, क्योंकि अगले कुछ आप जानते हैं स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार माँ का ही दूध है। माँ के दूध का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कितना ही दाल का पानी, आप कितना ही फॉर्मूला मिल्क कुछ भी पिला लो, माँ के दूध का कोई तोड़ नहीं है ना बच्चा, एटलीस्ट 6 महीने के लिए। अगर आप चाहते हैं वो बच्चा आगे चलकर ब्रेन से अच्छे तरीके से डेवलप रहे, उसका बॉडी अच्छे से डेवलप हो, आईक्यू लेवल उसका अच्छा रहे, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, तो बच्चे को माँ का ही दूध पिलाए हो सके जहां तक 6 महीने तक। हाँ, कुछ केस में मतलब ऐसा है कि माँ नहीं पिला सकती, बहुत ही ज्यादा रेयर है, तो वो एक अलग पॉइंट होता है, राइट। दूसरा, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मैंने कहा दूध का इजैक्यूलेशन करवाने में हेल्प करता है, दूध को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो दूध बनाने में सहायक नहीं है वो, तो दूध बनाने में सहायक कौन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। लेकिन दूध को बाहर निकालने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। और माँ और बच्चे के बीच में जो प्यारा सा बॉन्ड होता है ना, जो स्नेह भरा प्यार होता है ना, वो भी किस हार्मोन की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। आप जानते हैं माँ जो होती है इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है माँ, है ना। क्यों, क्योंकि माँ और बच्चे का जो बॉन्ड होता है वैसा बॉन्ड है ही नहीं इस संसार में। तो माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, जो स्नेह भरा प्यार भरा जो बंद होता है ना, वो किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। इसीलिए बुक्स में इसको लव हार्मोन भी लिखा हुआ होता है। ये प्यार वाला, ये स्नेह भरा हार्मोन होता है, माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको एक्सेस करने का काम करता है। अब बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, कब, जब अभी बच्चा मां के गर्भ में है, उस समय अगर ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को सप्रेस कर देता है, प्रोजेस्टेरोन को दबा देता है ऑक्सीटोसिन। और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन है वो जरूरी होता है प्रेगनेंसी के समय। तो उससे क्या हो सकता है, उससे अबॉर्शन हो सकता है, यानी कि मिसकैरेज हो सकता है, बच्चा मर सकता है, राइट। या डॉक्टर खुद बोल सकता है कि बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, अगर देखो स्टार्टिंग में अगर क्या कहते हैं ये ऑक्सीटोसिन ज्यादा निकलता है ना, तब ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरे तीसरे चौथे महीने में जब कोई लड़की प्रेग्नेंट है, उस समय ऑक्सीटोसिन ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, उस समय प्रोजेस्टेरोन ज्यादा निकलना चाहिए। बिकॉज प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। इसलिए तो हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज आल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, है ना बच्चा। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा कब निकलना चाहिए, 7वें 8वें 9वें महीने में निकलना चाहिए, तब अच्छा होता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग के स्टेज में निकल जाता है तो वो प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को कम कर देता है, और जिसकी वजह से गर्भपात यानी अबॉर्शन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ना कि डी। बहुत सारे बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन, इंक्रीज इन बीएमआर इज ड्यू टू, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ हितेश, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज इन बीएमआर इज ड्यू टू। बीएमआर क्या होता है, बीएमआर को कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, हिंदी में बोलते हैं आधार उपापचयी दर। अरे आप लोग खाना खाते हो, हाँ जी, खाना पच जाता है, पचने के बाद क्या होता है, उसका अवशोषण होता है। हमारी सेल्स उस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके क्या करती हैं, उसको तोड़ती हैं, और तोड़ के उससे एनर्जी लेती है। इसी को बोलते हैं, देखो हमारी सेल्स किस रेट से, किस दर से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही हैं, कितना ग्लूकोज तोड़ रही है, कितना एनर्जी बना रहे हैं, उसी को मेजर करना बीएमआर कहते हैं, आधार उपापचयी दर कहते हैं। एक होता है बीएमआई जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, जो आपकी हाइट और वेट से निकलता है, वो अलग चीज होती है बच्चा। तो बीएमआर अगर ज्यादा तो बच्चा आपका जो वजन है वो क्या होगा, बीएमआर ज्यादा, खाया पच गया, खाया पच गया, ज्यादा एनर्जी निकल गया, बॉडी में स्टोर नहीं हुआ, इसका मतलब आपका वजन कम होगा। ठीक है, ये उल्टी होती है ये चीजें, आपको पढ़ने की बहुत अच्छे से डिटेल में जरूरत है इस चैप्टर को। तो बीएमआर हार्मोन पे कौन कौन काम करता है वो सुनो। थायरॉक्सिन हार्मोन भी बीएमआर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, ये बीएमआर को इंक्रीज करने का काम करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो आपके एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं वो भी बीएमआर पे काम करता है। और आपसे पूछा है पैराथॉर्मोन जो होता है वो भी बीएमआर के लिए काम, ये तीनों हार्मोन्स बीएमआर से संबंधित होते हैं। जबकि कैल्सीटोनिन हार्मोन, नाम से क्लियर है, कैल्सीटोनिन हार्मोन कुछ ना कुछ कैल्शियम से संबंधित काम कर रहा होगा। अब क्या काम करता है वो आगे चलेंगे तब बताएंगे।
तो इंक्रीज इन बीएमआर इज ड्यू टू, अच्छा आपसे क्या पूछा है, इंक्रीज इन बीएमआर इज ड्यू टू, तो यहां पे आपका ऑप्शन सिर्फ ए होगा, थायरोक्सिन हार्मोन। अच्छा थायरोक्सिन हार्मोन बीएमआर बढ़ाने का काम करता है ना, ठीक है। मेरे को लगा मैंने क्वेश्चन उल्टा पढ़ लिया कि बीएमआर से संबंधित कौन सा नहीं है, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन बीएमआर को बढ़ाने का काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आप सुनते हैं कि जब किसी इंसान का थायराइड कम होता है तो उस इंसान का जो वजन होता है वो बढ़ जाता है, थायराइड ज्यादा होता है तो वजन कम हो जाता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो आप यहां पे लिखोगे क्या, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हार्मोन बीएमआर को बढ़ाता है, कौन सा हार्मोन मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, कौन सा हार्मोन मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड सिक्रीट। थायराइड ग्रंथि कहां होती है, हमारे गले में होती है, तितली के आकार की होती है, बटरफ्लाई की जैसी होती है, ये दो हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन से, सुनो, थायराइड ग्रंथि के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिए। थायराइड ग्लैंड, जिसको हिंदी में थायराइड ग्रंथि या अवटो ग्रंथि कहते हैं, ये ग्रंथि में दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स, थायराइड फॉलिकल सेल्स, ये निकालती हैं T3 एंड T4 हार्मोन्स, जिनको आप थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। और एक दूसरी होती है जिनको कहते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स, और पैराफोलिकुलर सेल्स क्या निकालती हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन निकालती हैं, कैल्सिटोनिन। इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी सही नहीं दिया, सबने गलत आंसर दिया है। अब मैंने कहा ना, तुम लोगों को ढंग से पढ़ने की जरूरत है, इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से पढ़ो। फिर से सुनो, आप लोगों के बी ऑप्शन क्यों आ रहे हैं। तुम लोगों ने सोचा थायराइड ग्लैंड है, थायरोक्सिन हार्मोन सही कर देते हैं, या थायराइड हार्मोन सही कर देते हैं। नहीं बच्चा, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते आप। थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको थायराइड हार्मोन्स भी कहते हो आप, और जो कौन कौन से होते हैं, T3 एंड T4 होते हैं, ये भी रिलीज करती है और ये भी रिलीज करती है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा पैराफोलिकुलर सेल्स, पैराफोलिकुलर सेल्स कैल्सिटोनिन निकालती हैं, जबकि थायराइड फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो थायरोक्सिन निकालते हैं। तो आपसे तो पैराफोलिकुलर पूछा ना, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा, ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। और आप में से अधिकांश बच्चों ने बी करा है, गलत है आंसर, गलत है आंसर, है ना। ऐसा मत करा करो, एक बच्चे ने ए टाइप किया तो भेड़ चाल बन के सारे ए कर देते हो, है ना, नहीं काम चलेगा बच्चा। हाँ संदीप बिन बच्चा, क्लास होगा, एनिमल किंगडम की तरह प्लांट किंगडम का भी क्लास लेंगे, डोंट वरी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग नूतन, इतने लेट क्यों आए हो आप। आज की क्लास के क्वेश्चंस हर कोई नहीं कर पाएगा, मुझे पता है, हर किसी के बस का नहीं है क्वेश्चंस करना। बच्चे छोड़ो, टीचर नहीं आंसर कर पाएंगे इन क्वेश्चंस का, बहुत सारे, है ना। चलो आओ, अगला क्वेश्चन, पैराथॉर्मोन इज ऑल्सो नोन एज, पैराथॉर्मोन हार्मोन्स क्या होते हैं, ऐसे हार्मोन्स जो कौन बनाती है, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड बनाती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है थायराइड के पैरों में, थायराइड ग्रंथि ऐसे होती है एच आकार की, और इसी ग्रंथि के पैरों में ऐसे 4 ग्रंथियां होती हैं, इनको पैराथायरॉइड ग्रंथियां कहते हैं। ये क्या निकालती हैं, पैराथायरोक्सी हार्मोन, पैराथॉर्मोन हार्मोन, और इन्हीं पैराथायरॉइड हार्मोन्स को हम कॉलिप्स हार्मोन्स भी कहते हैं। अगर आपको भूले भटके कभी पढ़ा भी नहीं होगा, मेरे नोट्स से भी पढ़ा होगा, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते थे। हाँ जी, आई बात समझ में। तो पैराथायरोक्सी हार्मोन्स, पैराथॉर्मोन हार्मोन्स, और इन्हीं हार्मोन्स को हम कॉलिप्स हार्मोन्स भी कहते हैं। तो एग्जाम में आता है कॉलिप्स हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि निकालती है, पैराथायरॉइड। थायराइड मत करके आ जाना, गलत आंसर हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा बच्चा, है ना। मैम आपने बिल्कुल सही बोला, आज की क्लास से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कभी थ्योरी पढ़े हो एंडोक्राइन सिस्टम की, जरा एक बार एंडोक्राइन सिस्टम की थ्योरी पढ़िएगा, तभी आज की क्लास समझ में आएगी। तुम सोच रहे हो कि ऐसे ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं चलने वाला बेटा काम, नहीं चलने वाला काम, है ना। राकेश यादव सर की बुक में है क्या ये क्वेश्चंस। राकेश यादव सर साइंस कब से पढ़ाने लग गए हैं, हम कैसे बता दें, वो तो मैथ्स के बहुत शानदार टीचर है ना।
राकेश सर तो मैथ्स पढ़ाते हैं, है ना। मैथ्स वालों को बायोलॉजी वैसे भी कहाँ आती है। अब मेरे से बोलो मैथ्स पढ़ा लो, हमें आता है मैथ्स, हमें ढंग से टेबल याद नहीं है ना। तो वो तो अलग अलग, मुझे नहीं पता आप कौन से, अगर हाँ ये हो सकती है कि RYP पब्लिकेशन की बुक में आपने देखा होगा, तो उसमें होंगे क्वेश्चंस, आप एक बार लगाइएगा बच्चा, है ना। हाँ मैम, राकेश सर बहुत अच्छे टीचर हैं। हाँ बहुत अच्छे टीचर, टीचर से ज्यादा राकेश सर इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और साथ में बात यह है कि राकेश सर जो है मेहनती बहुत है। आज से नहीं है राकेश सर मेहनती। राकेश सर को हमने तब से देखा है, पहली बार मैंने राकेश सर को देखा था 2016 में। आज भी मुझे याद है कि सर वैगनार से आए थे, मेरी स्कूटी लगी थी, मैं क्लास लेके आई थी, सर की क्लास लगी हुई थी, और मैं अपनी स्कूटी निकाल रही थी, सर की गाड़ी आगे लगी हुई थी और स्कूटी में निकाल नहीं पा रही थी। तो राकेश सर वापस आए क्लास से जाने से पहले और अपनी गाड़ी वैगनार गाड़ी को साइड में किया और हमारी स्कूटी निकालने में हेल्प की, है ना। हाँ बिल्कुल, सर बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और मेहनती टीचर हैं। आज भी देखो मुझे लगता है 8-10 घंटे मेहनत करते हैं, जबकि उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है आज के टाइम पे, कि उन्होंने जो पैसा, जो शोहरत ले ली है, वो शायद इंसान लेने की मनोकामनाएं करता है ना। फिर भी आज आज तक सर इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सीखने वाली बात है। जो बैच पढ़ाते हैं उसको पूरा भी करते हैं, नहीं तो इस मार्केट में ऐसे टीचर्स हैं जो बैच को आधा छोड़ देते हैं, कहीं अच्छे से जगह से ऑफर आ गया वहां चले गए ये वो। तो ये अपने आप में यूनिक बनाती है सर को बाकी टीचर्स से। तो ये चीजें अच्छी सीखने वाली चीजें हैं, तो शायद मैं भी कुछ सीख रही होंगी सर से, है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन ब्लीडिंग टाइम एंड डिले इन ब्लड कोगुलेशन कैन पॉसिबली बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। इस हार्मोन की कमी से ब्लड क्लोटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप सब जानते हो रक्त का थक्का कब जमता है, जब आपको चोट लगती है। तो ब्लड कोगुलेशन करवाने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। कहां का कैल्शियम? ब्लड का कैल्शियम। बच्चों मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि हमारे बालों में कैल्शियम होता है, नाखूनों में कैल्शियम होता है ना। ये सच्ची बात है, दांतों में होता है, हड्डियों में होता है, लेकिन आपको याद रखना है खून में भी कैल्शियम होता है, और खून का कैल्शियम ही ब्लड क्लोट करवाता है। तो किस हार्मोन की कमी हो जाएगी? तो ब्लड में जो क्या है, ब्लड में आपका रक्त का थक्का या तो जमेगा ही नहीं या डिले हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो बच्चों वो कौन सा हार्मोन होता है? वो हार्मोन होता है पैराथॉर्मोन। इसी को ही हम पैराथायरॉक्सी हार्मोन, इसी को हम कोलिप्स हार्मोन कहते हैं। मैम ऐसा क्यों होता है? सुनिए, कोलिप्स हार्मोन्स का काम क्या होता है? कोलिप्स हार्मोन्स क्या करते हैं, अगर आपकी किसी हड्डी के पास, मान लो यहां एक हड्डी है, ये बोन है, इस बोन के पास कैल्शियम ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट में है, तो इस हड्डी के कैल्शियम को कहां पर? ब्लड में छोड़ने का काम करते हैं, खून में छोड़ने का काम करते हैं। तो बेसिकली कैल्शियम के अमाउंट को बैलेंस करने का काम करते हैं कोलिप्स हार्मोन्स या पैराथायरॉक्सी हार्मोन्स। अब होता क्या है बच्चा, वो सुनो। जब अगर ये पैराथॉर्मोन या कोलिप्स हार्मोन्स की कमी हो जाए, अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो आप समझ रहे हो हड्डियों के पास कैल्शियम ज्यादा रह जाएगा, और ज्यादा कैल्शियम जो हड्डियों के पास था वो खून में नहीं आ पाया, और खून में किसकी कमी हो जाएगी? कैल्शियम की। और इसी टाइम पर अगर चोट लग गई तो क्या ब्लड का क्लोट अच्छे से जम पाएगा? नहीं जम पाएगा, क्लोटिंग में टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो पैराथॉर्मोन्स हार्मोन्स की कमी से हमारी हड्डियों के पास कैल्शियम जो ज्यादा मात्रा का होता है वो खून में नहीं पहुंच पाता है, और जिसकी वजह से खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और खून में जब कैल्शियम कम होता है ना, तब ब्लड का क्लोट बनने में, ब्लड कोगुलेशन होने में, रक्त का थक्का जमने में समय ज्यादा लग सकता है। यहीं पे मैं एक पॉइंट वापस बताऊं आपको, अगर खून में कैल्शियम ज्यादा होता है तो बच्चों पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यही कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड के साथ जुड़ता है और इस तरीके के क्रिस्टल्स बना देता है, जिसको कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं, इसी को पथरी कहते हैं हम। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ए मत कर देना, ए इसका उल्टा काम करता है, ए इस हार्मोन का जस्ट अपोजिट काम करता है। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाक फटाक से। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए भाई वो लाइक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कैल्शियम लेवल इज नॉट रेगुलेटेड बाय,
किसके, कौन है जो कैल्शियम के जो लेवल होता है उसको रेगुलेट करने का काम नहीं करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चंस है ना वो बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे के एग्जाम के शानदार क्वेश्चंस हैं। ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी, सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा। देखो, विटामिन डी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो ये कैल्शियम से संबंधित है, ठीक है। कैल्सीटोनिन कैल्शियम से संबंधित होता है। कैल्सीटोनिन क्या करता है, जब आपके खून में कैल्शियम ज्यादा होता है ना बच्चा, उस कैल्शियम को बोन्स के पास ट्रांसफर करता है, हड्डियों के पास लेके जाता है ना। और कोलिप्स हार्मोन्स मैंने अभी पढ़ाया, जब हड्डियों के पास कैल्शियम ज्यादा आता है तो उसे खून में लाने का काम करते हैं। तो ये विटामिन डी भी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा रहा है, ये भी कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, ये भी कैल्शियम के अमाउंट को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। मैम कैल्शियम पे इतनी सारी चीजें लगी हुई है, कैल्शियम इतना जरूरी है क्या? अरे हाँ बच्चों, अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या दांत झड़ना, दांत टूटना शुरू हो जाएंगे, हड्डियां पतली हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, बाल झड़ जाएंगे, बालों की ग्रोथ नहीं होगी, नाखून टूटना शुरू हो जाएंगे, ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा। तो भाई कैल्शियम जरूरी है ना। तो कैल्शियम पे बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं आपके शरीर में, जिनमें से ये तीनों कैल्शियम के जो आपका काम, कैल्शियम के अमाउंट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। जबकि बच्चों ऑप्शन नंबर बी में देखो, ऑप्शन नंबर बी में है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन अभी पढ़ाया मैंने, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, बीएमआर को बढ़ाने का काम करते हैं, वाटर बैलेंसिंग का काम करते हैं, कहीं ना कहीं आयन बैलेंसिंग का काम करते हैं, जबकि कैल्शियम से संबंधित कोई भी काम नहीं करते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइपरग्लाइसीमिया इज इंड्यूस्ड बाय ऑल द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्सेप्ट। हाइपरग्लाइसीमिया जो है उसको प्रेरित नहीं करता। कौन सा हार्मोन हाइपरग्लाइसीमिया को प्रेरित नहीं करता है वो पूछा है। तो एक नहीं करता होगा, बाकी के तीन करते होंगे। चलिए सबसे पहले हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ग्लाइसेमिया का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज लेवल। अरे जब आपके खून के अंदर शुगर लेवल ज्यादा हो जाए, ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाए, उसी को हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। ब्लड में शुगर ज्यादा है, आपके बॉडी में शुगर ज्यादा है, शुगर ज्यादा मतलब ग्लूकोज ज्यादा, मतलब हाइपरग्लाइसेमिया। और हाइपरग्लाइसेमिया वो स्टेज होती है जो ज्यादा दिन तक रही तो आगे चलकर आपको डायबिटीज कर देता है, मधुमेह रोग कर देता है। तो ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? अब ये अगेन वही बच्चा कॉन्सेप्ट जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वो क्वेश्चन कर पाएगा। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। अब बच्चा अगर ग्लूकागोन हार्मोन ज्यादा हो गया तो ज्यादा ग्लाइकोजन ज्यादा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज्यादा ग्लूकोज को ही तो आप क्या कहते हो? हाइपरग्लाइसेमिया कहते हो। तो ये तो बिल्कुल करता है ना। अगला है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी क्या करते हैं? एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले हिस्से से निकलते हैं। ये भी आपके बॉडी में शुगर रेगुलेशन का काम करते हैं, शुगर रेगुलेशन का। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये भी शुगर रेगुलेशन का काम करते हैं। ये भी क्या करते हैं? ये दोनों हार्मोन्स हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज पैदा कर सकते हैं, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज पैदा कर सकते हैं। जबकि बच्चों थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो किसी भी तरीके का ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का काम नहीं करेगा। थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है बीएमआर रेट को बढ़ाना, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, है ना, वाटर बैलेंसिंग करना, आयन बैलेंसिंग भी किसी हद तक कर देता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया, बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया। विच हार्मोन पॉसेस एंटी इंसुलिन इफेक्ट। इंसुलिन का विरोधी प्रभाव कौन रखता है? अब आपको पता होना चाहिए इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन जब ग्लूकोज ज्यादा होता है, जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में होना शुरू हो जाता है तो ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अब इसी इंसुलिन हार्मोन
ये इंसुलिन का काम है। अब इंसुलिन का उल्टा कौन सा हार्मोन काम करता है आपसे वो पूछा है। कौन सा हार्मोन इंसुलिन विरोधी प्रभाव रखता है? इंसुलिन ने क्या किया? ग्लूकोज लेवल कम करा है। अरे भाई, ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदल दिया तो ब्लड में ग्लूकोज क्या हो गया? कम। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, शुगर को कम करने का काम करता है। अब आपसे इसका उल्टा पूछा है, कौन सा हार्मोन शुगर को ज्यादा करने का काम करेगा? तो अभी तो पढ़ा के गई थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया बच्चा? ये देखो इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में क्या था? हाइपरग्लाइसेमिया बढ़ाने का काम एल्डोस्टेरोन कर रहा है। एल्डोस्टेरोन ग्लूकोज लेवल ज्यादा कर रहा है, शुगर ज्यादा कर रहा है, इंसुलिन कम कर रहा है। तो इंसुलिन का उल्टा यहां पे कौन काम करेगा? ये काम करेगा। तो ये आंसर करना था। अरे टर्मिनेशन मेथड भी लगा सकते थे। कैल्सिटोनिन तो हो ही नहीं सकता, ऑक्सीटोनिन तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो आपका ऑप्शन जाना पहचाना डी वाला ही रहता, डी वाला आप करके आ जाते। आ रही है कि नहीं आ रही है ये बात समझ में? मैम आपसे क्वेश्चन है, हमारे घर के पास एक बहन को न्यूमोनिया हो गया है, इसको सही करने के लिए कुछ सजेशन दो। बच्चा सबसे पहले न्यूमोनिया के लिए डॉक्टर के पास जाओ। न्यूमोनिया के लिए इंजेक्शन लगता है, स्ट्रेप्टोकोकस टिप्टोकोकस न्यूमोनिया इंजेक्शन आता है, वो वैक्सीन टीका लगवाइए और डॉक्टर के पास जाइए। मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ बच्चा, मैं तो एक टीचर हूँ, है ना? मैं तो एक मामूली सी टीचर हूँ, ठीक है? ठंड से बचा के रखो, पंखे वंखे कूलर वूलर से बचा के रखो, बच्चे को मटके वटके का पानी मत पिलाओ, बाकी डॉक्टर आपको जो है वो बताएंगे। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन न्यूमोनिया बिगड़ने से पहले डॉक्टर के पास ले जाना, बिकॉज न्यूमोनिया जब बिगड़ जाता है ना उसके बाद डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं। चलिए ओके चलो मैम, आपका साइंस स्पेशल बैच इस महीने में आएगा। इस महीने में 18-16 से मेरा बैच स्टार्ट है। नो 18 से बैच स्टार्ट होगा, अब देख लेना, कल से ही एडमिशन शायद उसमें ओपन हो रहे हैं, है ना? एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स सिंड्रोम कॉजेस कुशिंग सिंड्रोम? कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन के ज्यादा बनने से हो जाता है? क्या होता है कुशिंग सिंड्रोम में? बॉडी जो होता है वो अबनॉर्मल हो जाता है। ये जो फेस है ना ये मून शेप में हो जाएगा, इस हिस्से में, इस हिस्से में जो गर्दन है ना वो ऐसे हो जाती है, हाइट कम रह जाती है, पेट फूल जाता है, ये वाला हिस्सा पतला हो जाएगा, यहाँ फैट जम जाएगा, फेस के ऊपर बहुत ज्यादा फैट जम जाएगा और ऐसे मून शेप में हो जाता है, ठुड्डी तो एकदम ऐसी हो जाती है, उसी को कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। किस हार्मोन के ज्यादा निकलने से कुशिंग सिंड्रोम होता है? तो आपको बताना है कोर्टिसोल हार्मोन्स। ये कोर्टिसोल हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जो हमारी किडनीज के अपर साइड पे रहती है इस तरीके से। और यही जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, इसके कॉर्टेक्स वाले हिस्से से निकलने वाले कोर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं, जो अगर ज्यादा निकल गए तो कुशिंग सिंड्रोम कर सकते हैं, कुशिंग सिंड्रोम कर सकते हैं। तो कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से होता है? हाइपो मत कर देना, ये तो क्वेश्चन में दिया ना। एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइपर सिक्रेशन ज्यादा होने से होता है, ठीक है? मैम मेरा जीके बहुत कमजोर है, दिवाकर राठौड़ कह रहे हैं। तो जीके कमजोर है तो जीके को सही करने का तरीका एक ही है बच्चा, सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर कोई आप प्रैक्टिस करो, है ना? ओके चलिए आगे बस समझ में। तो ये आपकी आज की क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस थे। भले ही आज आपने क्वेश्चन 17 करे हैं, लेकिन बच्चों जो कॉन्सेप्ट था ना वो आपने बहुत अच्छे से करा होगा। अब 17 से आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहीं से आगे के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में 8 बजे ही डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कम पढ़ेंगे ये बच्चा छोड़ देता है इस चैप्टर को हार्ड समझ के। जो लोग छोड़ देते हैं वही आप पढ़ के जाओगे, तभी तो आप सिलेक्शन लोगे। अरे जो सब पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ लोगे तो कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? जो बच्चे छोड़ देते हैं ना, भैया ये चैप्टर बस का नहीं है, वही तुम पढ़ोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा होंगे, तो 1 और 2 क्वेश्चन जो ज्यादा होते हैं ना, वही क्वेश्चन आपकी मेरिट भी बनाते हैं बच्चा, वही रैंक भी दिलवाते हैं आप लोगों को, ठीक है? तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी, मैं चाहती तो बहुत आसान से क्वेश्चंस ले आती इस चैप्टर के, या कोई और आसान से क्वेश्चंस करवा देती, तुम लोग बहुत खुश हो जाते हैं ना। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी के फादर रॉबर्ट हुक होते हैं, ये पढ़ा सकती थी मैं आपको, लेकिन मुझे बच्चों को भ्रम में रखना नहीं आता है।
राइट इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ो ये चैप्टर, इससे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कल की क्लास में लाके दिखाऊंगे आपको, ALP के, टेक्नीशियन के, NTPC के, ग्रुप डी के पेपर के। आपके आंखें से फटी रह जाएंगी, आपको कैसे क्वेश्चंस पे आते हैं? मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल आते हैं, कल लेके आती हूँ ना 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर के, देखना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको ये चैप्टर, कठिन चैप्टर ही आप लोगों का सिलेक्शन लोगों से ऊपर लेके जाता है, वही रैंक दिलाता है आपको। ठीक है बच्चों, चलो तो कल मिलते हैं आपसे, इस क्लास के आगे के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे।